नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर जानकारी दूंगा। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे कि MDD शॉर्ट में कहा जाता है, या आम भाषा में जिसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर ही बोल देते हैं या डिप्रेशन की बीमारी बोलते हैं। इसमें जो SSRI या जो SNRI कैटेगरी की दवाइयाँ दी जाती हैं, उन दवाओं के असर को बढ़ाने में फोलेट या जिसे फोलिक एसिड कहते हैं या जो विटामिन B9 होता है, वो कितना अच्छा असर देता है, वो किस तरह से यूज़फुल होता है और क्या विटामिन B9 के सप्लीमेंट से इन दवाओं के असर को बेटर किया जा सकता है। इस बारे में एक सिस्टमेटिक रिव्यू जो कि 2021 में प्रकाशित हुआ था कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज इन मेडिसिन जर्नल में, उसमें शोधकर्ताओं ने क्या निष्कर्ष निकाले थे, इस बारे में थोड़ा आपको जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कैसे फोलिक एसिड मतलब विटामिन B9 के सप्लीमेंटेशन से डिप्रेशन, एंजाइटी और कई सारी बीमारियों में जिनमें SSRI दवाइयाँ ली जाती हैं, उनके असर को बेटर किया जा सकता है इस विटामिन के सप्लीमेंट से। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शोध है। बहुत सारे शोधों का निचोड़ निकाल के इन वैज्ञानिकों ने देखा। सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस एक ऐसा रिसर्च होता है जिसके अंदर वैज्ञानिक किसी भी टॉपिक पर हो चुके कई सारे शोधों का निचोड़ निकालते हैं और उसे एनालाइज करके एक ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं जो ये बताता है कि जितने भी शोध हुए हैं वो कितना अच्छा क्वालिटी एविडेंस देते हैं, कितना बेहतर तरह से वो इंडिकेट करते हैं शोध कि ये जो इलाज है ये काम करता है या नहीं और ये किन कंडीशंस में काम करता है। कुछ इसी तरह के विषयों और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेटा एनालिसिस किया जाता है। तो फोलेट मतलब फोलिक एसिड के संबंध में किया गया जो बहुत सारा आज तक का शोध है, उसका निचोड़ इन कुछ वैज्ञानिकों ने निकाला जिन्होंने 2021 में अपना ये सिस्टमैटिक रिव्यू कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज इन मेडिसिन में पब्लिश किया। इस बारे में आपको मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि क्यों कुछ सप्लीमेंट्स की मदद से, जिसमें यहाँ हम विटामिन B9 की बात करेंगे, कैसे इस विटामिन की सप्लीमेंटेशन से एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के असर को काफ़ी बेटर किया जा सकता है। तो आइए अब इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD बहुत कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स में से एक है और ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है, माना जाता है कि अगले करीब 10-15 साल में ये दुनिया में एक महामारी के तौर पर फैल जाएगा और एक व्यक्ति के जीवन में आने वाली डिसेबिलिटी और लाचारी में डिप्रेशन शायद सबसे बड़ा कारण साबित होगा। मानसिक बीमारियों का डायग्नोसिस करने की जो किताब है जिसे डॉक्टर्स रेफर करते हैं, जिसका नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसे शॉर्ट में कहते हैं DSM, इसके अकॉर्डिंग MDD को तब डायग्नोस किया जाता है जब एक व्यक्ति के मूड में चेंज आता है, उसमें प्लेजर की मतलब आनंद की कमी आ जाती है, इंटरेस्ट नहीं आता ज़्यादातर दिन भर की एक्टिविटीज़ में, शरीर में मन में ऊर्जा की कमी महसूस होती है, खान पान में बदलाव आ जाता है, वेट में बदलाव आता है, नींद में बदलाव आता है, फ्यूचर को लेकर उम्मीदें नहीं रह जाती, अपने को एक व्यक्ति बहुत ही नाकामयाब और बेकार समझने लगता है। और इसी तरह के जब ज़्यादातर सिम्टम्स करीब 2 हफ्ते तक बने रहें तो एक व्यक्ति को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दे दिया जाता है। कुछ सीवियर केसेस में जब डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति को सुसाइड करने की इच्छा भी होती है, सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं और सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी एक व्यक्ति अक्सर कर लेता है। जिन लोगों को MDD है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जीवन की गुणवत्ता काफ़ी कम हो जाती है। लोगों में बहुत सा फंक्शनल इम्पेयरमेंट होता है, मतलब दिन भर में काम करना या अपने जीवन में किसी भी तरह की जिम्मेदारियों को निभा पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अगर डिप्रेशन का इलाज ना किया जाए तो इसका असर बहुत बुरा पड़ता है, ये काफ़ी सीवियर हो सकता है और इस वजह से एक व्यक्ति बहुत ही बीमार रहता है और सुसाइड करने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए डिप्रेशन का सही समय पर इलाज दिया जाना बेहद ज़रूरी है। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, लक्ष्य होता है MDD के ट्रीटमेंट में, वो होता है कि एक पेशेंट ऐसी कंडीशन में पहुंचे जहां उसके डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स करीब करीब ख़त्म हो जाएं और साथ ही एक पेशेंट जो है अपनी डे टू डे लाइफ में सही तरह से फंक्शन कर पाए। किसी भी इलाज की एफिकेसी को जांचने के लिए डॉक्टरों के लिए ये ज़रूरी होता है देखना
कि पेशेंट दवा के ऊपर रिस्पॉन्स देने के बाद, मतलब थोड़े बहुत सिम्टम्स में कमी आने के बाद, एक लंबा समय रेमिशन में बिताए। रेमिशन मतलब इलाज होने के बाद एक ऐसा दौर, एक ऐसा ड्यूरेशन जिसमें पेशेंट ना के बराबर सिम्टम्स शो कर रहा है और वो अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। यहाँ एक ज़रूरी चीज़ समझने की है कि कई बार जब दवाइयाँ दी जाती हैं डिप्रेशन के इलाज के लिए, तो पेशेंट कुछ हफ्तों से कुछ महीनों में काफ़ी अच्छा बदलाव अपने अंदर महसूस करता है। दवाओं पर आने वाला जो रिस्पॉन्स है उसे कहा जाता है ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, जबकि ये पूरी तरह से इंडिकेट नहीं करता कि एक पेशेंट जो है वो कितना एक डिप्रेशन की बीमारी से रिकवर कर चुका है। और कई बार होता है कि ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स आने के बाद भी, चाहे उसके काफ़ी सारे सिम्टम्स क्यों ना चले गए हों, अगर पेशेंट का इलाज ठीक से नहीं होगा या दवा का असर एक लिमिट से ज़्यादा नहीं आएगा या पेशेंट अगर दवाइयाँ छोड़ देगा तो दोबारा से उसको रिलैप्स हो जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स के बाद पेशेंट रेमिशन अचीव करे। ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स उसे कहा जाता है जब पेशेंट के लक्षणों में 50% से भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाए। ज़्यादातर पेशेंट जो सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा था इलाज शुरू करने से पहले, उन सिम्टम्स में 50% से ज़्यादा जब असर आता है तो उसे ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स कहा जाता है। मतलब कहा जाएगा कि पेशेंट पर दवा काम कर रही है, पेशेंट पर दवा का असर आने लगा है। तो जब एक पेशेंट और उसका शरीर, उसका दिमाग जब ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड करता है, अच्छा खासा बदलाव आ जाता है उसकी कंडीशन में, तो नेक्स्ट टारगेट होता है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट का, जो अल्टीमेट गोल भी होता है, वो होता है रेमिशन अचीव करना। मतलब करीब करीब पूरी तरह से लक्षण चले जाएं, ऐसा लक्ष्य रखा जाता है। रेमिशन में 6 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिनमें एक पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देखना ज़रूरी होता है डॉक्टर के लिए। पहली कैटेगरी होती है कि पेशेंट की जो फंक्शनिंग है अपने काम में, अपने घर में या अपने स्कूल में, वो दोबारा से पहले जैसे लेवल पर आ जाए, फंक्शनिंग लेवल उसका बेटर हो जाए, बेसलाइन लेवल पर आ जाए। मतलब डिप्रेशन के आने से जो पहले जो एक पेशेंट का फंक्शनिंग लेवल था वो दोबारा से अचीव हो जाए। दूसरी कैटेगरी आती है फंक्शनल ऑटोनॉमी। मतलब पेशेंट जो अपनी डे टू डे लाइफ में जो फंक्शनिंग कर रहा है वो खुद अपने बल पर करे, किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे। रोजमर्रा के काम करने में, अपनी जिम्मेदारियां निभाने में वो खुद ही उनका नियंत्रण बना पाए। तीसरी कैटेगरी होती है इंप्रूवमेंट की, जो रेमिशन में देखी जाती है, वो होती है पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स। दूसरों के साथ पेशेंट ने दोबारा से अच्छी रिलेशनशिप्स बनाना शुरू कर दिया है। चौथी कैटेगरी होती है इमोशनल कंट्रोल। पेशेंट के अंदर अपने इमोशंस में आने वाले बदलावों को लेकर एक स्टेबिलिटी है, कंट्रोल है। पेशेंट अब जब डिप्रेस होता है या कभी उदास होता है तो बहुत ज़्यादा उदासी उसमें नहीं आती, या जब वो चिड़चिड़ा होता है, एंग्जाइटी होती है, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या एंग्जाइटी नहीं होती और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। पांचवा एरिया होता है पॉजिटिव पर्सनल ग्रोथ। एक पर्सन की अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से होने लगे, वो जीवन में बेहतर होने लगे, काम में उसका मन लगने लगे, लाइफ में अलग अलग एम्बिशंस रखने लगे, अपने गोल्स अचीव करने लगे, अपने डे टू डे लाइफ में अपने लाइफस्टाइल को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर पाए, तो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर पाए, अपना फ्यूचर ढंग से प्लान कर पाए। और लास्ट होता है कैटेगरी कि डिप्रेसिव सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। पेशेंट के अंदर किसी भी तरीके के डिप्रेसिव सिम्टम्स जो कि उसके अंदर डिप्रेशन के एपिसोड के दौरान थे वो करीब करीब ख़त्म हो जाने चाहिए। तो ये सारा लक्ष्य होता है डिप्रेशन के इलाज का। अब जो दवाएं दी जाती हैं या जो इलाज दिया जाता है जिसको कि रिकमेंड किया जाता है, और जितनी भी जो गाइडलाइंस हैं अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की या FDA या WHO की, जो भी गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि MDD का जो इलाज है उसे एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की मदद से दिया जाना चाहिए। और ये ट्रीटमेंट मोनोथेरेपी की फॉर्म में दिया जाता है। मतलब अकेली एक दवा के मदद से भी पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। और ये जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं ये कुछ इस कैटेगरी की होती हैं, जैसे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या जिसे SSRI कहते हैं। दूसरी होती हैं SNRI, मतलब सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। फिर आती है मिर्ताजपीन या दवा हो सकती है बुप्रोपियोन। ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो कैटेगरीज हैं दवाइयों की, ये एक पर्सन के दिमाग में मोनोएमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो होते हैं सेरोटोनिन, डोपामीन, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के रीअपटेक को रोकती हैं
ताकि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनमें जो साइनैप्स बनता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो कनेक्शन होता है, उनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स का फ्लो आराम से हो सके। और न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब जैसे सेरोटोनिन होता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ पाए ताकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पर्याप्त मात्रा में सेरोटोनिन फ्लो कर पाए, जिससे कि एक व्यक्ति की जो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो इंप्रूव हो जाती है और एक व्यक्ति हेल्दी हो पाता है। अब ये जो SSRI और SNRI जो मोनोथेरेपी है, मतलब जो ये दवाइयाँ दी जाती हैं, इनका इस्तेमाल कई सालों से हो रहा है, पर करीब 3 से 6 हफ्ते लग जाते हैं कि पेशेंट्स पूरी तरह से इन दवाओं पर अच्छा रिस्पॉन्स दें। और इन 3-6 हफ्तों तक पेशेंट्स में ना के बराबर कोई इंप्रूवमेंट आ पाती है। इनफैक्ट कई बार काफ़ी सारे पेशेंट्स में दवा को कई महीनों तक लेते हुए भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट उनके मूड में, उनकी फंक्शनिंग में नहीं आ पाती। इसी के साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के, वो भी काफ़ी डिस्ट्रेसिंग होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग इन एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को लेना बंद कर देते हैं। और कई बार जब अचानक से बंद कर देते हैं इन दवाओं को लेना, तो इनसे विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं। वैसे तो ये जो दवाइयाँ हैं ये गोल्ड स्टैंडर्ड हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट को शुरू करने में ये सबसे पहले यही रिकमेंड की जाती हैं, पर इनकी जो ओवरऑल एफिकेसी है, पूरा जो असर है, पूरी जो इनकी इफेक्टिवनेस है, वो बहुत अच्छी नहीं है, वो मॉडेस्ट देखी गई है। काफ़ी सारी ऐसी स्टडीज़ हैं, उनमें ऐसा देखा गया है कि इनकी जो एफिकेसी होती है वो करीब 30-35% तक ही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहें तो। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसका नाम था STAR-D ट्रायल, जिसकी फुल फॉर्म है सीक्वेंस्ड ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव्स टू रिलीव डिप्रेशन। इस स्टडी में ऐसा पाया गया था कि एंटी डिप्रेसेंट्स की मदद से केवल 30% पेशेंट्स में ही रेमिशन अचीव हो पाता है, जबकि 70% पेशेंट्स रेमिशन अचीव नहीं कर पाते, मतलब पूरा रिलीफ जो है सिम्टम्स में नहीं आ पाता। और जो पिछली जो 6 कैटेगरीज बताई थी उनमें एक पेशेंट की कंडीशन बेटर नहीं हो पाती। और क्योंकि 60-70% पेशेंट्स जिनका कि डिप्रेशन इन दवाओं की मदद से दूर नहीं हो पाता, जो भी ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है मोनोथेरेपी वाला, इस पर पेशेंट्स अनरिस्पॉन्सिव रहते हैं। इसलिए जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि बाकी लोगों में, मतलब ये जो 60-70% लोग हैं, इनमें एक अच्छा असर आ पाए इन दवाओं की वजह से, या किसी और ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाए जिसकी वजह से इन लोगों की कंडीशन को बेटर किया जाए। जब मोनोथेरेपी फेल होती है तो कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो डॉक्टर्स कंसीडर करते हैं, जैसे डोज बढ़ा सकते हैं, एक दूसरी एंटी डिप्रेसेंट दवा दे सकते हैं, या एक दवा के साथ कोई दूसरी दवा दे सकते हैं, जैसे कि एंटीसाइकोटिक दवा दे सकते हैं, या कोई एंजाइटी की दवा दे देते हैं, या 2 अलग अलग एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ एक साथ दे देते हैं, अलग अलग क्लास, अलग अलग कैटेगरी की। पर ये जो सारे जोड़ तोड़ हैं, ये जो सारी जो ऑल्टरेशंस होती हैं, इनकी वजह से कई बार बड़े अनडिजायरेबल, अनचाहे साइड इफेक्ट्स आते हैं। और साइड इफेक्ट्स के अलावा ये भी हो सकता है कि ये जो इलाज है ये भी सक्सेसफुल ना हो, पेशेंट के सिम्टम्स में कमी ना आए कोई भी, तो ये भी जो तरीके हैं ये भी शायद सक्सेसफुल ना हो पूरी तरह से। ऐसा भी कई केसेस में देखने में आता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ सेफर ऑल्टरनेटिव अपनाए जाएं। ऐसे ऑल्टरनेटिव्स अपनाए जाएं जो इफेक्टिव हों, जिनकी एफिकेसी अच्छी हो, खासकर कि उन लोगों में जो कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, मतलब वो लोग जिन पर 2 या 2 से ज़्यादा जो क्लास ऑफ मेडिसिन हैं, कैटेगरीज जो हैं दवाइयों की, वो बिल्कुल काम नहीं करी, उनको कहते हैं ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, TRD। ऐसे लोगों पर कुछ और दूसरे ऑल्टरनेटिव देखना ज़रूरी है। एक नया तरीके का अप्रोच है जो कि आजकल अपनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी सेफ भी है और एफिकेशियस भी है। एक ऐसा ऑल्टरनेटिव उन लोगों को, उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनका कि स्टैंडर्ड एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आता, और वो होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स के साथ ऑगमेंटेशन किया जाए, मतलब उनको जोड़ा जाए इन दवाओं के साथ, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनको कि सप्लीमेंट के तौर पर बनाया जाता है उनके फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए, जिन्हें कहा जाता है न्यूट्रास्यूटिकल्स, जैसे कि L-मिथाइल-फोलेट, S-एडिनोसिल मिथायोनिन, विटामिन E, ओमेगा-3 फैटी एसिड, कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट्स। खासकर कि फॉलिक एसिड जो है, या जिसका एक्टिव फॉर्म होता है शरीर में जिसे कहते हैं L-मिथाइल-फोलेट, ये काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रहा है, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया है कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से, या जिसे कहें कि L-मिथाइल-फोलेट की कमी की वजह से लोगों में डिप्रेशन बढ़ता है, डिप्रेशन की सीवियरिटी बढ़ती है, लंबे समय तक डिप्रेसिव एपिसोड बने रहते हैं, रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड आते रहते हैं, रिलैप्स होता रहता है। ऐसा देखा गया है कई सारे पेशेंट्स में जिनमें फोलिक एसिड की कमी होती है।
या ये कहें कि जो डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं जिनमें इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनमें फोलिक एसिड की कमी पाई जाती है। इनफैक्ट कुछ शोधों में यह भी पाया गया है कि जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन था और उनको एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां दी गई, तो जिन लोगों में फोलेट डेफिशिएंसी थी, मतलब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी थी, उन लोगों पर एंटी डिप्रेसेंट का असर नहीं आया, जबकि जिन लोगों में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं थी, उन लोगों पर ये एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां काम कर गईं। मतलब कहीं ना कहीं फोलिक एसिड के सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में होना ज़रूरी है, जिससे कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां अच्छे से काम करें। इसलिए बहुत से ऐसे वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर फोलेट को ऑगमेंट किया जाए, एडजंक्ट थेरेपी के तौर पे दिया जाए स्टैंडर्ड एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन के साथ, तो इससे उन पेशेंट्स को काफ़ी मदद मिल सकती है जिनमें फोलिक एसिड के लेवल्स लो होते हैं। 2011 और 2013 में 2 शोध प्रकाशित हुए थे, जिनमें डॉक्टरों ने, रिसर्चर्स ने 2 तरह के ट्रीटमेंट्स को कंपेयर किया। कुछ लोगों को केवल SSRI या SNRI दवाइयां दी, तो वहीं कुछ लोगों को SSRI या SNRI दवा के साथ L-मिथाइल फोलेट का सप्लीमेंट भी दिया, जो कि उन्होंने फोलिक एसिड सप्लीमेंट 7.5 mg या 15 mg की दवाएं दी थी। और उन वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया कि जब एडजंक्ट थेरेपी दी गई मिथाइल फोलेट के साथ, तो MDD के जो पेशेंट्स थे वो ज़्यादा अच्छे से रिकवर करे, सिम्टम्स उनके ज़्यादा इंप्रूव हुए। और इन लोगों में ऐसे लोग कम थे जिन्होंने अपनी दवाइयाँ छोड़ी। तो दवाइयाँ छोड़ने का जो रेट था वो भी काफ़ी कम पाया गया, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब एडजंक्ट थेरेपी दी जाती है तो उससे जो एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फोलिक एसिड है, ये एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने का भी शायद काम करती हैं। तो बहुत सारा जो शोध है वो यही बताता है कि फोलिक एसिड और डिप्रेशन के सिम्टम्स में काफ़ी अच्छा खासा रिलेशनशिप मौजूद है। पर फिर भी वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि फोलिक एसिड किस तरह से हमारे दिमाग में, शरीर में जाकर डिप्रेशन के सिम्टम्स को दूर करता है, या इसकी कमी की वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। पर कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि फोलिक एसिड कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के जो मोनोएमीन वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसकी सिंथेसिस में, उनको बनाने में इसकी काफ़ी भूमिका होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मोनोएमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जैसे कि डोपामीन, सेरोटोनिन, एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। ये चारों न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल बहुत बड़ा देखा गया है डिप्रेशन, OCD, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, इनफैक्ट साइकोटिक डिसऑर्डर्स में भी। तो ये जो बहुत कॉमनली पाए जाने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनके सिंथेसिस में, इनकी फंक्शनिंग में फोलिक एसिड का रोल देखा गया है। फोलिक एसिड को एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट माना जाता है, मतलब हमारे शरीर को फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर पाए। फोलिक एसिड का दूसरा नाम होता है विटामिन B9। तो जो बड़े सारे विटामिन हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि हमारे बॉडी की फंक्शनिंग में ज़रूरी होते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट विटामिन होता है विटामिन B9, या जिसका दूसरा नाम है फोलिक एसिड। पर ये जो फोलिक एसिड होता है, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, हमारी बॉडी में नहीं बनता। ये जो हम खाना खाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनसे हमें मिलता है। एक बार जब हमारे शरीर में किसी भी फूड प्रोडक्ट से जब फोलिक एसिड आ जाता है, तो वो L-मिथाइल फोलेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कन्वर्जन को पूरा करता है एक एंजाइम जिसका नाम है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको शॉर्ट में बोलते हैं MTHFR। ये शॉर्ट हो गया इसका। जब फोलिक एसिड L-मिथाइल फोलेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकता है। ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा बैरियर होता है दिमाग में जो कि हमें प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, क्योंकि बहुत सारे जो टॉक्सिन्स जो ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में जा सकते हैं, वो हमारे ब्लड से ब्रेन में नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में ब्लड वेसल्स में एक बैरियर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम दे दिया जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। पर जो भी ज़रूरी केमिकल होते हैं जिनको कि हमारे ब्रेन में पहुंचना चाहिए हमारे खून से, तो ज़रूरी है कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर पाएं, उसको तोड़ पाएं, ऐसे केमिकल्स जो ब्रेन में दिए जा सकें, इनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। और जो ज़्यादातर दवाइयाँ होती हैं वो इसी तरह से बनाई जाती हैं कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर लें, ताकि वो ब्रेन के अंदर पहुँच के दवा, केमिकल, उसका असर आ पाए। तो L-मिथाइल फोलेट जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। तो ब्रेन के लिए, शरीर के लिए ज़रूरी है कि टॉक्सिन्स ब्लड ब्रेन बैरियर को पार ना करें, तो वहीं अच्छे केमिकल्स ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर लें। अब जब L-मिथाइल फोलेट हमारे ब्रेन में चला जाता है, तो वो 2 एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ऐसे 2 एंजाइम्स जो कि सेरोटोनिन, डोपामिन और जो दूसरे जो मोनोएमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसकी सिंथेसिस में काम करते हैं।
ये दो एंजाइम्स होते हैं टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज और ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज। ये दो ऐसे एंजाइम्स हैं जो अगर एक्टिवेट हो जाएं तो ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन, डोपामिन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन बनते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कैसे एल मिथाइल फोलेट या जिसे फॉलिक एसिड ही कहें, ये किस तरह से हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। और अगर ये फोलिक एसिड हमें ना मिले, ब्लड ब्रेन बैरियर से मिथाइल फोलेट नहीं जा पाएगा ब्रेन में, तो ऐसे में ये जो एंजाइम्स हैं ये एक्टिवेट नहीं होंगे और इन एंजाइम्स के एक्टिवेट ना होने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बनेंगे। और अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी आई तो ऐसे में डिप्रेशन और दूसरे कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है जो कि वैज्ञानिकों ने देखी है। ये जो MTHFR एंजाइम है जो कि फोलिक एसिड को एल मिथाइल फोलेट में कन्वर्ट करता है, इसको बनाने के लिए हमारे डीएनए में एक जीन होता है। इसको सीधे तौर पे कहेंगे MTHFR जीन होता है, मान लेते हैं। अब ये जो जीन होता है, अगर ये हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होगा या इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी, इसके स्ट्रक्चर में, काम करने के तरीके में अगर फर्क आ जाएगा, तो ये जो एंजाइम है MTHFR ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये जीन जो है ये इस एंजाइम को बनाने का काम करता है। जितने भी हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स, एंजाइम्स होते हैं, उनको कोई ना कोई जीन बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर जेनेटिक लेवल पर अगर म्यूटेशन हो जाएगी, कोई बदलाव आ जाएगा, तो वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे और इन एंजाइम्स के ना बनने से उनकी जो बॉडी में जो यूज है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो जब MTHFR के जीन में जब म्यूटेशन आती है तो इसकी वजह से फोलिक एसिड मिथाइल फोलेट में कन्वर्ट नहीं होगा, जिससे कि वो ब्रेन में नहीं पहुंच पाएगा और ऐसे में सेरोटोनिन, डोपामिन ये सब बन नहीं पाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑटिज्म या मेजर डिप्रेशन होता है, उनमें MTHFR जीन में म्यूटेशन पाई जाती है। मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर ये एंजाइम ही नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में अगर वो फोलिक एसिड खा भी लें, ले भी लें, तो भी वो ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन, डोपामिन नहीं बना पाता, क्योंकि जब एंजाइम ही नहीं है, मिथाइल फोलेट दिमाग में पहुंचेगा नहीं, तो कितना भी फोलिक एसिड खा लिया जाए उसका असर आएगा ही नहीं। तो यहां से एक चीज तो समझ में आती है कि फोलिक एसिड का महत्व कितना ज्यादा है हमारे ब्रेन की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, और खासकर ये जो बड़े कॉमन जो साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, इनमें कितनी अहम भूमिका निभाता है फोलिक एसिड। ये मेंटल डिसऑर्डर्स के अलावा और भी कई सारे फिजिकल डिसीजेस होते हैं, मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो कि फोलिक एसिड से प्रभावित होती हैं, मतलब उसकी कमी से प्रभावित होती हैं, जैसे कि कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, हार्ट के डिसीजेस, स्ट्रोक हो गया, प्री टर्म बर्थ होता है इसकी वजह से, मतलब बच्चा सही तरह से नहीं बन पाता पेट में अगर फोलिक एसिड की कमी हो एक गर्भवती मां में, और इसी के साथ कोलोरेक्टल कैंसर, इसमें भी फोलेट की भूमिका देखी गई है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे सिस्टमैटिक रिव्यूज भी पब्लिश हुए हैं जिसमें वैज्ञानिकों ने पाया है कि फोलेट का क्या रोल होता है मूड डिसऑर्डर्स में। ध्यान दें कि जब मैं कहता हूं सिस्टमैटिक रिव्यू, इसका मतलब है कई सारे शोधों का निचोड़। मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू, ये दो ऐसे शोध होते हैं जिनमें वैज्ञानिक कुछ निचोड़ निकालने की, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं बहुत सारे जो पहले जो शोध हुए हैं उनके आधार पे। तो ऐसे ही एक सिस्टमैटिक रिव्यू हुआ जिसमें कि डॉक्टरों ने देखा कि जो ब्लड में जो फोलेट लेवल्स होते हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स में कम होते हैं। इसी के साथ एक और मेटा एनालिसिस हुआ 2017 में, उसमें भी देखा गया कि डिप्रेशन के पेशेंट्स जो होते हैं उनके ब्लड में भी फोलेट के लेवल्स कम पाए गए। 2017 में एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में था। वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया कि जब स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को उनके एंटीसाइकोटिक दवाओं के साथ जब विटामिन और मिनरल के सप्लीमेंट्स दिए गए थे, खासकर कि विटामिन बी के जब सप्लीमेंट्स दिए गए थे, तो उनके साइकेट्रिक सिम्टम्स में ज़्यादा अच्छी कमी देखने में आई उन लोगों के मुकाबले जिनको सिर्फ एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ दी जा रही थी। तो ऐसे हम पाते हैं कि बहुत सारे शोध हुए हैं, बहुत सारे रिसर्चेज में ऐसे निचोड़ निकाले गए हैं, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो या डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स हो, सभी में देखा गया है कि फोलिक एसिड का कोई अच्छा रोल तो होता है जिससे कि साइकेट्रिक सिम्टम्स कम होते हैं। ब्रेन में जाकर कुछ ना कुछ तो ये फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स करते हैं जिससे कि ब्रेन की हेल्थ इंप्रूव होती है और बीमारियों के लक्षण कम होते हैं। हालांकि कुछ एक दो ऐसे रिसर्च भी पब्लिश हुए हैं जो बताते हैं कि विटामिन B12, विटामिन B9 इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्टडी थी जिसमें पाया गया कि कोई खासा रोल नहीं होता इन विटामिन का हमारे एंटी डिप्रेसेंट के असर को बढ़ाने में। कुछ ऐसा रिसर्च भी अक्सर पब्लिश हो जाता है, पर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है जो कि फोलिक एसिड के फेवर में जाता है कि वो एंटी डिप्रेसेंट या कुछ दूसरी दवाओं के असर को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। और ध्यान रखें कि जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं वो अकेले फोलिक एसिड के थ्रू इलाज करने पर नहीं की गई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दो टाइप के लोगों को कंपेयर किया,
एक ग्रुप को सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां दे दी और एक ग्रुप को सिर्फ फोलिक एसिड दे दिया। ऐसे शोध नहीं हुए हैं। हुए भी होंगे, ना के बराबर हुए होंगे, या उनके ऊपर कोई बहुत ध्यान नहीं गया होगा, या शायद वो पब्लिश ही ना हुए हो। क्योंकि मोटे तौर पे जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, ये केवल एक सप्लीमेंट के तौर पर ही इन पर शोध किया जाता है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसके ऊपर इसका क्या असर आएगा, यही शोधकर्ता देखना चाहते हैं, ताकि लोगों को जब वो दवा दें जो कि एंटी डिप्रेसेंट SSRI दवाइयां हैं, तो डॉक्टर्स कितने कॉन्फिडेंस के साथ कोई न्यूट्रास्यूटिकल दे सकते हैं, इसको चेक करने के लिए रिसर्च की गई है। तो ऐसा नहीं है कि दवाइयां छोड़नी है किसी को। कोई लोग चाहते हैं कि भाई हम दवाइयां नहीं लेना चाहते, हम साइड इफेक्ट्स नहीं फेस करना चाहते, ये सब बेकार की दवाइयां हैं, कोई नेचुरल कोई ऑल्टरनेटिव तरीका होना चाहिए, तो चलो फोलिक एसिड ले लेते हैं, उससे डिप्रेशन चला जाएगा। नहीं, ना ये रिकमेंडेड होता है और ना ही इस तरह से शोध किए जाते हैं। इसलिए जितने भी शोध किए गए हैं या जो आमतौर पर किए जाते हैं, वो सप्लीमेंट के तौर पर न्यूट्रिएंट्स कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, इसी को देखने के लिए किए जाते हैं। इसलिए जब भी ये न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात हो, तो ध्यान रखें कि जब भी आप कोई मेडिकल इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसा कि मैं अपने चैनल पर अपनी वीडियोस में देता हूं, उसमें न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स को केवल सप्लीमेंट के तौर पर ही ज्यादा एंकरेज किया जाएगा। क्योंकि डॉक्टरों का मेन मकसद है कि कैसे इन स्टैंडर्ड दवाइयों का जो कि दी जाती हैं, जो कि FDA अप्रूव्ड रहती हैं, इनके असर को बेटर कैसे किया जाए। हालांकि इस अप्रोच में थोड़ी खामियां भी हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत माइल्ड या कुछ मॉडरेट लेवल के सिम्टम्स हैं, वो शायद इन सप्लीमेंट्स की मदद से ही शायद ठीक हो सकते हैं। मतलब तब इनको सप्लीमेंट भी शायद नहीं कहा जाएगा, तब तो इनको मेन दवा ही कहा जाएगा। एक तरह से कहेंगे कि भाई न्यूट्रास्यूटिकल से ही ठीक हो रहे हैं, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे हैं। पर ऐसे शोध ना के बराबर होते हैं और कई सारे रीजंस की वजह से इस तरह से शोध नहीं किया जाता। तो ये कुछ हो सकता है कि एक आर्गुमेंट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये खामी भी है रिसर्च की। पर यहां पर हम बात जो है वो सिर्फ एक सप्लीमेंट के तौर पर ही फोलिक एसिड के बारे में करेंगे। तो अब मैं ब्रीफ में आपको बताता हूं कि इस रिव्यू आर्टिकल में, इस मेटा एनालिसिस में शोधकर्ताओं ने क्या पाया। बड़े सारे रिसर्च चेक करने के बाद, बहुत सारे रिसर्च के डेटाबेस को चेक करने के बाद, इन वैज्ञानिकों ने 293 ऐसे आर्टिकल्स ढूंढे जो कि फोलिक एसिड और डिप्रेशन की रिलेशनशिप पर किए गए थे। बहुत सारी रिफाइनमेंट करने के बाद उन्होंने देखा कि 131 रिसर्चेज जो हैं वही काम के लायक हैं, उन्हीं को हम एनालाइज करते हैं। तो फिर इन्होंने 131 रिसर्चेज को पढ़ा और सारी रिसर्चेज को पढ़ने के बाद उन्होंने 11 रिसर्चेज रिफाइन करके निकाली। फिर और उसके अंदर उन्होंने चेकिंग की और नया रिफाइनमेंट किया, कर कुरा के उन्होंने सिर्फ 5 आर्टिकल्स फाइनलाइज किए। 5 रिसर्च आर्टिकल्स में 6 अलग अलग रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स किए गए थे। RCT मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट रिसर्च जिसके आधार पर पक्के तौर पर साबित किया जा सकता है कि किसी दवा का असर आता है या नहीं। और इन RCT रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के बेसिस पर ही FDA या कोई भी मेडिकल अथॉरिटी अप्रूव करती है किसी ट्रीटमेंट को। तो इसलिए RCT करना बेहद जरूरी है। तो ऐसे कर कुरा के 5 रिसर्च आर्टिकल्स में 6 अलग अलग रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए, जिसमें कि विटामिन B9 को एडजंक्ट थेरेपी के तौर पे दिया गया था MDD के पेशेंट्स में, जिन्हें ऑलरेडी पहले से SSRI या SNRI दवाइयां मिल रही थी। और इन टोटल 6 ट्रायल्स के अंदर कुल मिला के 584 पेशेंट्स पर रिसर्च हुई थी। तो अलग अलग रिसर्चेज में अलग अलग लोगों को लिया गया, किसी में 50 लोग लिए, किसी में 150 लोग लिए, किसी में 200, किसी में 100, ऐसे कर कुरा के कुल मिला के 584 लोगों पर यह पूरा रिसर्च किया गया था 6 अलग अलग ट्रायल्स में। तो ब्रीफ में बात करेंगे, समरी बताएंगे कि भाई इनमें क्या ढूंढा रिसर्चर्स ने, क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स निकाली इतने सारे रिसर्चेस को एनालाइज करके। पहला तो उन्होंने ये पाया कि फोलिक एसिड काफी ज्यादा इफेक्टिव है अगर उसे एक एडजंक्ट ट्रीटमेंट के तौर पर दिया जाए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स को। उन्होंने ऐसा देखा कि जिन लोगों को एडजंक्ट ट्रीटमेंट के तौर पे विटामिन B9 दिया गया था, मोनोथेरेपी वाले पेशेंट्स के मुकाबले, मतलब जिनको सिर्फ SSRI दवाइयां दी थी, उनके मुकाबले B9 सप्लीमेंट वाले पेशेंट्स में 36% ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रेट देखा गया उनके सिम्टम रिडक्शन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स वो होता है जिसमें 50% से ज्यादा सिम्टम्स की कमी आ जाना जरूरी होता है। तो उस रिस्पॉन्स रेट में 36% का इंक्रीज आया जब विटामिन B9 का सप्लीमेंट दिया गया। इसी के साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग इन वैज्ञानिकों ने देखी कि विटामिन B9 के सप्लीमेंट की वजह से जो रेमिशन रेट जो था वो 39% ज्यादा देखा गया उन लोगों के मुकाबले जिनको सिर्फ SSRI या SNRI दवाइयां दी गई थी।
जो कि बहुत बड़ा एक नंबर था। 39%, 39% एक बहुत बड़ा इंक्रीज है। साथ ही इन वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि इन पेशेंट्स के जो डिप्रेशन स्कोर्स थे, डिप्रेशन को जो टेस्ट करने के जो अलग अलग साइकोलॉजिकल टूल्स की मदद से जो लेवल्स नापे गए थे, उनमें भी भारी कमी देखी गई जब फोलेट का मतलब विटामिन B9 का सप्लीमेंट लोगों को दिया गया था। और एक और बड़ी अच्छी चीज इन वैज्ञानिकों ने देखी, इन्होंने इन सभी शोधों को कुछ इस तरह से एनालाइज किया कि 4 हफ्ते के बाद और 8 हफ्ते के बाद इन्होंने एनालाइज किए रिजल्ट्स। मतलब दवा देने के 4 हफ्ते बाद कितना असर आया और 8 हफ्ते के बाद कितना असर आया, ये इन्होंने देखना चाहा। तो इन्होंने पाया कि जो असर 4 हफ्ते के अंदर आ गया था विटामिन B9 की मदद से, वो 8 हफ्ते या उससे देर तक भी बना रहा। यानी कि ऐसा नहीं है कि इन पेशेंट्स में जब ये फोलिक एसिड लेते रहे तो शायद धीरे धीरे इनके सिम्टम्स में फिर से तेजी आ गई हो, ऐसा नहीं था। इनके जो सिम्टम्स में जो रेमिशन था वो लंबे टाइम तक बना रहा। और ये और भी ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बड़ी फाइंडिंग थी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब इन्होंने ये रिजल्ट्स इस रिसर्च में देखे। तो ऐसे में हम देखते हैं कि फोलिक एसिड कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है पेशेंट्स के लिए। STAR-D ट्रायल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वैज्ञानिकों ने देखी थी। STAR-D ट्रायल एक बहुत बड़ा ट्रायल किया गया है मोनोथेरेपी के तौर पे एंटी डिप्रेसेंट्स के यूज़ को लेकर। उन्होंने उसमें देखा था कि जो SSRI या जो SNRI दवाइयां हैं, जब इनको मोनोथेरेपी के तौर पे दिया जाता है, केवल एक ही दवा दी जा रही है, बस इनको ही दिया जा रहा है, तो इनसे रेमिशन बहुत कम पेशेंट्स में आता है। जैसा कि पहले बताया कि हार्डली 20-30% पेशेंट्स ही ऐसे होते हैं जो रेमिशन अटेन कर पाते हैं या जिनमें रिस्पॉन्स आ पाता है ट्रीटमेंट का। और उन्होंने ये भी पाया था उस ट्रायल में, स्टडी में, कि 1 साल के अंदर अंदर जिन लोगों को MDD का डायग्नोसिस मिलता है, 8 गुना ज़्यादा संभावना होती है कि उनको एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ भी दी जाएं। एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ तब दी जाती हैं जब पेशेंट्स के अंदर डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, थिंकिंग में बहुत रिजिडिटी आ जाती है, पेशेंट्स में बहुत सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं, पेशेंट अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डे टू डे रूटीन में बहुत रिजिड हो जाता है, बिल्कुल एक ही बिस्तर पे पड़े रहना, किसी से बात ना करना, ऐसे सिम्टम्स उसके बढ़ जाते हैं, या ये कहें कि उसके सिम्टम्स जो है वो बहुत सीवियर हो जाते हैं। तो STAR-D ट्रायल में ऐसा पाया गया था कि ज़्यादातर पेशेंट्स जिनको कि MDD का डायग्नोसिस मिलता है, 8 गुना ज़्यादा संभावना है कि उनको 1 साल के अंदर अंदर सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक की दवाइयाँ भी दी जाएं। पर यहाँ दुर्भाग्य की बात यह होती है कि जो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ हैं उनके अपने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इस शोध के जो फोलिक एसिड पर की गई, इन वैज्ञानिकों ने ऐसा सजेस्ट किया, इनके मेटा एनालिसिस से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर एंटीसाइकोटिक दवाइयों की बजाय अगर विटामिन B9 का अगर ऑगमेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, ज़्यादा सेफ रहे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ट्रीटमेंट को पूरा करेंगे और उनके अंदर ज़्यादा बेटर इंप्रूवमेंट देखने में आएगी, साइड इफ़ेक्ट्स भी कम रहेंगे, पेशेंट ट्रीटमेंट भी नहीं छोड़ेंगे, पेशेंट को दवाइयों को लेकर बहुत घृणा भी नहीं आएगी, पेशेंट की कंडीशन में रिलैप्स भी नहीं आएंगे, कम आएंगे, पेशेंट रेमिशन भी अच्छा अचीव करेंगे, अपनी बेसलाइन फंक्शनिंग को भी अचीव करेंगे, फंक्शनल इंपेयरमेंट भी उनमें कम आएगी, या ये कहें कि फंक्शनल इंप्रूवमेंट भी ज़्यादा आएगी। तो ऐसे में बेटर है कि विटामिन B9 जैसे कुछ इफेक्टिव तरीकों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाए। ये एंटीसाइकोटिक दवाइयों का ऑगमेंटेशन तब किया जाता है जब पेशेंट्स पर उनकी जो स्टैंडर्ड दवाइयां हैं वो काम नहीं कर रही, मतलब SSRI या SNRI दवाइयां काम नहीं कर रही। तो ऐसे में उनके असर को बेटर करने के लिए या फिर कुछ दूसरे दिमाग के रास्तों से सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, या ये कहें कि कुछ दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स को टारगेट करने के लिए, जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पर डोपामिन होता है, इस तरह से असर लाने के लिए एंटीसाइकोटिक दवाइयां दे दी जाती हैं। और इसी के साथ ये भी इसमें माना जाता है कि एंटीसाइकोटिक दवाइयां इसलिए देनी पड़ी हैं क्योंकि पेशेंट के माइंड में, बॉडी में, ब्रेन में बहुत रिजिडिटी है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही। ऐसा देखा जाए तो ये ऐसे सारे दवाइयां सफिशिएंट होनी चाहिए पेशेंट की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, पर क्योंकि ये दवाइयां काम नहीं कर पा रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट की कंडीशन में कुछ एक्स्ट्रा ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि आसानी से दूर नहीं हो रहे। पेशेंट का लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंट के अंदर नेगेटिव थॉट्स, बिलीव्स हो सकते हैं, पेशेंट के अंदर और दूसरी कुछ डेफिशिएंसीज हो सकती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से SSRI काम नहीं कर रही। तो ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उनको कोई दूसरी दवा से, जो कि एंटीसाइकोटिक दवा ही होती है, उससे उनका ऑगमेंटेशन किया जाए, मतलब एडजंक्ट थेरेपी के तौर पे ये सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक दी जाएं।
तो इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियो थोड़ी लंबी होती हैं, मैं कोशिश करता हूं कि डिटेल में आपको जानकारी दूं ताकि अच्छे से सारा जो लेटेस्ट जो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो आपको दे सकूं। पेशेंस के साथ ये वीडियो सुने, समझें, सही जानकारी लें। बहुत काम की साबित हो सकती है ये जानकारी अगर ढंग से ली जाएगी। ब्रीफ में 2-4 लाइनों में 2-3 मिनट की वीडियो में ऐसी जानकारी मैं देना प्रेफर नहीं करता। एक बार ये जानकारी आप ले लेते हैं, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप सही निर्णय लेने की ज़्यादा बेटर कंडीशन में होते हैं, आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि इतनी लंबी वीडियोस क्यों बनाते हो, इतनी डिटेल में जानकारी क्यों देते हो, पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई जानकारी अगर थोड़ा विस्तार से दी जाए और वो शोध पर आधारित हो, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारे डॉक्टर डिसीजन लेते हैं। भाई दुनिया का हर डॉक्टर इन्हीं शोधों के बेसिस पे डिसीजन लेगा और इन्हीं शोधों के आधार पर FDA, WHO, जो भी दूसरी मेडिकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो भी होते हैं, ये सारे दवाओं को या इलाजों को या ट्रीटमेंट्स को वो रिकमेंड करेंगे या उसको बढ़ावा देंगे, या कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाएगी वो इसी के आधार पर बनाई जाएगी। इसलिए ये सारे शोध इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना ज़रूरी है और इनकी फाइंडिंग्स को जानना ज़रूरी है। इसी के बेसिस पर कोई भी डॉक्टर, थेरेपिस्ट ज़्यादा कन्विक्शन के साथ बता सकता है, कह सकता है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। मैं भी अपनी डेली प्रैक्टिस में इसी तरह के शोधों से ही जानकारी जुटाता हूं और इनसे अपने को अप टू डेट रखता हूं और पेशेंट्स को भी ज़्यादा बेटर तरह से गाइड कर पाता हूं। तो कोशिश करता हूं कि यूट्यूब के माध्यम से भी थोड़ा ढंग से आपको ये सब जानकारी दे पाऊं, बता पाऊं, ताकि आप भी अपने ट्रीटमेंट के लिए सही डायरेक्शन ले पाएं। तो इस वीडियो को और लोगों से भी शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस मेरे चैनल पर देखते रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।